तो उन लोगों का जो गुड्स और सर्विसेज है वो प्रोड्यूस्ड की जाती है ग्लोबली। तो हमने अभी जो डिस्कस किया है एमएनसीज के बारे में, तो देखिए जो भी एमएनसीज होती है इनके जो भी गुड्स और सर्विसेज होते हैं वो एक से ज्यादा कंट्रीज में, एक से ज्यादा देशों में प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो ग्लोबली मतलब प्रोड्यूस किए जाते हैं, ग्लोबल लेवल पे बात की जाती है, ठीक है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एक देश में, दो देश में, तीन देश में ही मतलब लिमिट होके रह गए। जहां जहां इनको फेवरेबल कंडीशंस, रिसोर्सेज, सब चीजें रिलेटेड टू द प्रोडक्शन मिलता है, उन कंट्रीज में ये कंट्रीज क्या करती हैं, अपने आप को वाइड स्प्रेड कर देती हैं। फिर अब एमएनसीज का रिजल्ट क्या होता है, देखिए क्या फायदा होता है इनको। फायदा ये होता है कि जो भी प्रोडक्शन होता है इनका वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है इन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स वे, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स वे में जो इनका प्रोडक्शन, कॉम्प्लेक्स वे मतलब यहाँ पर ये हो गया कि मतलब चारों तरफ नेटवर्क इनका एस्टैब्लिश हो जाता है। किस चीज के रिगार्डिंग, कि देखिए लैंड कहीं पर है, मतलब इनका जो सेटअप है वो किसी देश में है, लेबर कहीं और से आ रही है, ठीक है। अब लेबर का मतलब यहाँ पर आप ये मत समझिएगा कि जो थर्ड स्टेज की लेवल लेबर होती है, यानी कि जो वर्किंग क्लास होती है, देखिए लेबर का मतलब हम इंटरनेशनल टर्म्स में बात कर रहे हैं। तो लेबर का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द हाई लेवल एग्जीक्यूटिव्स, जिसमें आपके कंपनीज के जो मेन पावर होती है, यानी कि जो हाई लेवल ऑफिसर्स होते हैं वो हो गए, जो मिड लेवल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं वो आ गए, और जो लोअर लेवल के होते हैं मेनली वो तो उसी कंट्री, लोकल कंट्री से ही ले लिए जाते हैं। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हमको चाहिए, जो माइंड हमको चाहिए, वो हमको वहीं से बुलाने पड़ेंगे, अल्टीमेटली जिस कंट्री की वो कंपनी है, ठीक है। तो वो हो गया। उसके बाद जो इनको रिसोर्सेज चाहिए, लाइक जैसे अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं मोबाइल फोन की, तो देखिए उसका जो मतलब मेमोरी कार्ड है वो कहीं और से आ रहा है। जो बैटरी बनाने के लिए जितने भी इंस्ट्रूमेंट, आई मीन जो भी रॉ मटेरियल चाहिए, लाइक सिलिकॉन वो चाहिए, और जितने भी मतलब जो भी आपको वो चाहिए, मेटल्स चाहिए, वो आपको अदर अदर कंट्रीज से मिल रहे होंगे। तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्शन वहीं पर, वहां पर भी कुछ ना कुछ आपने सेटअप स्टैब्लिश किया होगा, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हो जाता है। देन प्रोडक्शन इज डिवाइडेड इन स्मॉल पार्ट्स। प्रोडक्शन जो होता है वो छोटे छोटे पार्ट्स में किया जाता है, मैंने बताया ना आपको डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में ये फैला हुआ होता है, तो स्मॉल पार्ट्स में किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब। यानी कि मतलब एक फोन बनाने के लिए एक फोन के जो पार्ट्स हैं वो पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, असेंबलिंग एक जगह होती है, लेकिन वो जो पार्ट्स हैं, जो भी मटेरियल है उस फोन को बनाने के लिए, वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से आ रहे हैं। ये यूएसए से आया है, वो रशिया से आया है, इसका ये पार्ट फ्रांस से आया है, इसका ये पार्ट टर्की से आया है, इसका ये पार्ट जो है ऑस्ट्रेलिया से आया है। तो असेंबलिंग एक जगह पर होती है और बाकी जो उसके इनपुट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से असेंबल किए जाते हैं। और ये क्यों होता है, टू गेन द एडवांटेज फॉर देयर क्लोजनेस टू द मार्केट। तो प्रोडक्शन हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ताकि जो भी मतलब हम जहाँ पर असेंबल कर रहे हैं उस जगह से फाइनली जिस कंट्री में हमको सप्लाई करना है, यानी कि जो भी हमारी मार्केट, रेडीमेड मार्केट है, जैसे देखिए चाइना बहुत बड़ी मार्केट है क्योंकि वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, यूएसए बहुत बड़ा मार्केट है, यूरोपियन यूनियन खुद में बहुत बड़े मार्केट्स है। तो देखिए वर्ल्ड के लार्जेस्ट मार्केट्स है, एकदम रेडीमेड मार्केट है। अगर आपको इन मार्केट्स में एक्सेस मिल जाती है तो आपके जितने भी जो बैरियर्स हैं ट्रेड के, तो ऑब्वियसली वो सरपास हो जाते हैं। तो क्लोजनेस जो होती है मार्केट्स के लिए हर कंट्री में, तो ये बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है और बहुत ही इजीली तरीके से यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अच्छा है ना। देखिए मान लीजिए अगर किसी यूएसए की कंपनी को, चलिए हम बहुत सिंपल टर्म्स में बात करते हैं, हम फेसबुक की बात करते हैं। अगर फेसबुक हो गया, या फिर अगर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं, आप कोई सी भी कंपनी की बात करिए, अगर उनको इंडिया में ट्रेड करने की, मैन्युफैक्चरिंग करने की परमिशन मिल जाती है, एप्पल की बात करिए, परमिशन मिल जाती है, तो देखिए उनके लिए तो बिल्कुल मतलब एकदम जैसे बोलते ना कि मतलब एकदम रेडी सब कुछ मिला, मतलब जो ना कि बस खाली फीड करना है, तो मतलब सब कुछ रेडीमेड आपको मिल गया है, आपको जस्ट क्या करना है, अपना वहां पर मैन्युफैक्चरिंग करनी है और उसके बाद आपको सेल आउट करना है। क्यों? क्योंकि खुद में आपको इतने बड़े मार्केट मिल गए, इतने सारे कस्टमर हैं कि कोई ना कोई तो आपके प्रोडक्ट खरीदेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा लार्ज है। तो देखिए चाइना, यूएसए, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट मार्केट्स में आता है, और जिसके हाथ ये मार्केट्स लग जाते हैं वो कंपनीज, वो कंट्रीज जो होते हैं एक फेवरेबल अपॉर्चुनिटी, या फिर जिसे बोलते हैं कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, ये टर्म याद रखिएगा, कॉम्पिटेटिव एज, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज उन कंट्रीज के हाथ लग जाती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा आई होप यहाँ तक। फिर आता है इसमें इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री। तो कैसे जो प्रोडक्शन है वो दुनिया के अलग अलग देशों में होता हुआ एक दूसरे को कनेक्ट करता है, और फाइनली जब फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो जाते हैं
कैसे वो अदर कंट्रीज में सप्लाई किए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक डायग्राम लिया हुआ है। तो यहाँ पर एक ग्लोब की फोटो है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका तो नहीं दिखाया है। तो ये सारे का सारा जो ग्लोब है, अब इस ग्लोब में हम लोग देखेंगे तो कि देखिए कैसे प्रोडक्शन जो है वो अलग अलग पार्ट्स में मतलब डिवाइडेड है। तो देखिए ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नाफ्टा, नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, फिर सोशल नेटवर्किंग, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, यूएन, डब्ल्यूटीओ अभी हमारे चैप्टर में आगे आएगा, बहुत डिटेल में मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में। फिर ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन यूनियन, और ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन, सब इंटरकनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड है, बहुत ज्यादा फैला हुआ है, कहाँ पर? इन मोर देन वन कंट्रीज में। फिर नेक्स्ट आता है इसमें जो एमएनसीज होती हैं, ये अपना प्रोडक्शन ऑफिस जो होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, सेटअप करती है। किस बेसिस पे और कहाँ सेटअप करती है? मैंने बताया है आपको, जहां पर स्किल्ड या अनस्किल्ड लेबर इनको चीप प्राइस पे, यानी कि जहां पर भी इनको लेबर, सस्ती लेबर मिल जाती है, स्किल्ड लेबर चाहिए वो भी, चाहे अनस्किल्ड लेबर चाहिए वो भी, जहां पर इनको ये दोनों लेबर जो है वो चीप प्राइस पर अवेलेबल हो जाती है, तो वो कंट्री इनके लिए फेवरेबल सिचुएशन कंडीशन क्रिएट करती है। फिर ये जो एमएनसीज होती हैं, दे लुक एट द गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर देयर इंटरेस्ट। यस, ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके साथ थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्कस करूंगी। क्योंकि देखिए क्या होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज किसी भी कंट्री में, आप किसी कंट्री में बिजनेस करने जा रहे हैं, ठीक है, अब उस कंट्री की गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या है, राइटिस्ट है, लेफ्टिस्ट है, सेंट्रिस्ट है, ठीक है, उसके बाद वो गवर्नमेंट जो है मतलब प्रो बिजनेस है, यानी कि प्रो क्रॉनी कैपिटलिस्ट है, या फिर मतलब जो मिडिल सेक्शन है उस पर ज्यादा फोकस्ड करते हैं, आई मीन कैपिटलिस्ट है या फिर सोशलिस्ट है, किस टाइप की वो गवर्नमेंट सिस्टम है, और फिर उसकी पॉलिसीज क्या है, आई मीन कंजर्वेटिव है या प्रो एडवांस्ड है, मतलब क्या गवर्नमेंट का एटीट्यूड है। तो वो सारी चीजें बहुत मैटर करती है एमएनसीज को स्टैब्लिश करने में। तो अब देखिए जैसे हम लोग अगर इंडिया की बात करते हैं, तो चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो हमारे यहाँ पर, क्योंकि देखिए हम लोग यहाँ पर एक अपना डिस्कशन न्यूट्रल रखना है, तो हम लोग यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की अच्छाई बुराई नहीं देखनी, हमको बात करनी है इंडियन स्पेसिफिक इकोनॉमिक्स की। तो चाहे कांग्रेस के टाइम की बात हो, चाहे बीजेपी की रूलिंग गवर्नमेंट की बात हो, तो दोनों गवर्नमेंट ने अपने अपने लेवल पे जो भी ऐसी पॉलिसीज फ्रेम की थी जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के फेवर में रही थी। यस, इट इज वेरी मच क्लियर। क्योंकि देखिए अगर आप कहेंगे कि नहीं मैम पहले तो ऐसा नहीं हुआ था, मैम अब ज्यादा बेटर हो रहा है, या अब अच्छा नहीं है पहले ज्यादा बेटर था, तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे। क्योंकि देखिए जो ग्लोबलाइजेशन इंडिया को दिया है, यानी जो देन है ग्लोबलाइजेशन की, इसका सीधा क्रेडिट जो जाता है वो 1991 की जो गवर्नमेंट थी उसको जाता है। तो उस टाइम जो गवर्नमेंट थी दैट वाज द गवर्नमेंट ऑफ कांग्रेस, ठीक है। और पर्टिकुलर अगर हम पर्सन स्पेसिफिक की बात करते हैं तो इट वाज डॉक्टर मनमोहन सिंह। यस, द 2 times प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 में भारत के फाइनेंस मिनिस्टर थे, भारत के वित्त मंत्री थे, ठीक है। तो उन्हीं के आइडिया, उन्हीं के सजेशंस पे भारत में ग्लोबलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया गया। तो दैट मींस ये गवर्नमेंट लिबरल है, तभी इसने इतनी मतलब इतना बोल्ड स्टेप लिया कि भारत में एमएनसीज को, ग्लोबलाइजेशन को हम लोग सपोर्ट करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर हम लोग आज के टाइम की बात करते हैं, जैसे कि अभी तो सिनेरियो चेंज हो गया है, तो बीजेपी लेड गवर्नमेंट है, रूलिंग गवर्नमेंट है, तो क्या ये गवर्नमेंट प्रो बिजनेस है? यस, ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट भी प्रो बिजनेस है। एफडीआई के सेक्टर में देख लीजिए, इन्वेस्टमेंट के लिए देख लीजिए, हमारे कंट्री के जो लीडर है यानी प्राइम मिनिस्टर है, जो प्रेसिडेंट है, ये अदर कंट्रीज में क्या करते हैं, ये अदर कंट्रीज की विजिट करते हैं, वहां पर बिजनेस के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए बात करते हैं। आपने इतना तो कम से कम आपने देखा ही होगा, या आपको इतना तो पता ही होगा कि देखिए जहां पर भी हमारा मतलब हम जितने भी जो दुनिया के मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर जब से मतलब 2014 से पावर में आए हैं, कई कंट्रीज की विजिट कर चुके हैं। और विजिट में उनका जो मेन एजेंडा होता है वो क्या होता है? प्रो इकोनॉमिक, प्रो इकोनॉमिक्स से प्रो बिजनेस रहता है। यानी कि वो अपने साथ बहुत सारे इन्वेस्टर्स को, बहुत सारे जो बिजनेस टाइकून्स हैं उनको लेके चलते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर को, फॉरेन मिनिस्टर को लेके चलते हैं। क्यों? क्योंकि हमको इंडिया को, जो हमारी इकोनॉमी अभी 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जो 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इसको वर्ल्ड की टॉप 3 इकोनॉमीज में लेके आना है, टॉप 3 लार्जेस्ट इकोनॉमीज में लेके आना है। तो उसके लिए आपको कुछ इनिशिएटिव्स
कुछ बोल्ड स्टेप्स लेने ही पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज है, गवर्नमेंट कैसे रूल्स बना रही है, कैसे लॉज बना रही है, जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है, यानी कि अगर मान लीजिए किसी फॉरेन कंपनी का कि इंडिया में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, डिस्प्यूट मतलब कोई क्लैश हो जाता है, इट मीन्स अगर वो गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी के अगेंस्ट में काम कर रही है, टैक्स टाइम पे नहीं कर रही है या फिर टैक्स इवेजन कर रही है, पैसा कमाया यहाँ से, आई मीन प्रॉफिट यहाँ से इंडिया से अर्न किया और जाके किसी और कंट्री में या फिर अपने ही जो उसका होम कंट्री है वहां पर जाकर उसको इन्वेस्ट कर दिया। तो ये सारे मैकेनिज्म में गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या है, इट मीन्स वो कितना जल्दी कितने फास्ट मैनर में उसको रिजॉल्व कर देती है। तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है कि किस कंट्री की गवर्नमेंट कैसी है और वहां पर एमएनसीज यानी जो फॉरेन बिजनेस है वो कितना सर्वाइव कितना सस्टेन कर पाएगा। ठीक है, अब मुझे एक चीज यहाँ पर ये याद आई है एमएनसीज के कॉन्टेक्स्ट में। देखिए एमएनसीज जो कंपनीज होती हैं, ये कंपनीज जो होती हैं, यहाँ पर हमें दो टर्म्स मैं आपको बताती हूँ। एक होता है होम कंट्री और एक होता है होस्ट कंट्री। ठीक है, तो एमएनसीज जिस कंट्री में वो कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, जहां पर उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिस देश की वो कंपनी है, उस देश को होम कंट्री बोला जाता है। किसके लिए? उस एमएनसी के लिए। ठीक है, और जिन कंट्रीज में वो कंपनी बिजनेस कर रही है, वो कितने भी देश हो सकते हैं, 10 12 20 30 50 60 एन नंबर ऑफ कंट्रीज। तो जिन कंट्रीज में वो कंपनी अपना ट्रेड कर रही है, दीज कंट्रीज आर नॉन एज अ होस्ट कंट्रीज। उन कंट्रीज को होस्ट कंट्री बोला जाता है। ठीक है, तो अब एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे हम रिलायंस की बात करते हैं, तो रिलायंस की जो होम कंट्री है वो क्या है? इंडिया, क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर और वो इंडिया की बेसिक इंडिया की कंपनी है। लेकिन होस्ट कंट्रीज कौन सी हो गई? वो सारे देश जहां पर रिलायंस की फ्रेंचाइजी है, रिलायंस की सब्सिडरी स्टैब्लिश की हुई है। ठीक है, एप्पल है, एप्पल की होम कंट्री कौन सी हो गई? यूएसए, क्योंकि यूएसए बेस्ड कंपनी है। और एप्पल की जो होस्ट कंट्री है वो सारे देश हो गए जहां पर एप्पल अपना ट्रेड कर रही है। ओके, तो यहाँ तक मैंने आपको बहुत क्लियर कर दिया है। तो नेक्स्ट उसमें आता है एफडीआई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की हम लोग बात करते हैं। तो देखिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक बहुत डिटेल्ड टॉपिक है और बहुत मतलब एक बहुत अच्छा डिस्कशन इस पे मैं बहुत हेल्दी डिस्कशन हम लोग इस पे करने वाले हैं, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आज की तारीख में, आज की डेट में जो हमारा कंट्री है उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है वो सारा का सारा पैसा जो फॉरेन कंट्रीज से या फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो हमारे कंट्री में लाके हमारे कंट्री के जो एसेट्स हैं, जो बिजनेस हैं, उनमें इन्वेस्ट करते हैं। तो वो सारा का सारा पैसा, वो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट जो किसी और देश से, किसी और कंट्री में इन्वेस्ट होता है, इन यहाँ पर हम लोगों का केस है वो इंडिया है, तो किसी और कंट्री में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वो उस कंट्री के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ठीक है, अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट के मेनली दो तरीके होते हैं, दो कैटेगरी में इसको हम डिवाइड करते हैं। वन इज द एफडीआई जिसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, और सेकंड होता है आपका एफआईआई जिसको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो द मनी दैट इज स्पेंट ऑन टू बाय एसेट्स, जो पैसा खर्च किया जाता है कुछ एसेट्स को परचेज करने में। कौन सी एसेट्स हम लोग मेनली खरीदते हैं? जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीन्स एंड अदर इक्विपमेंट्स मेड इन द होप ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स बाय एमएनसीज, यानी कि जो भी मनी इन्वेस्ट किया जाता है किसी दूसरे कंट्री की लैंड में, बिल्डिंग में, मशीन्स में या फिर किसी और इक्विपमेंट्स में, किस उम्मीद में? जस्ट बिकॉज टू अर्न द प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करने के लिए उस मनी को क्या बोला जाता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। अब कोई भी इन्वेस्टमेंट जो किया गया है विद द होप दैट दीज एसेट्स विल अर्न द प्रॉफिट्स, तो यानी कि प्रॉफिट अर्न करने की इंटेंशन से जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो इन्वेस्टमेंट क्या कहलाता है? हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो देखिए इंडिया तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में मतलब अभी बहुत ज्यादा मतलब इंडिया का ग्राफ ऊपर जा रहा है। इनफैक्ट इंडिया में सबसे ज्यादा जो अभी 2019 की रिपोर्ट आई है वो मैंने अभी पढ़ी थी, तो 2019 के अकॉर्डिंग जो सर्वे है उसमें ये बोला गया है कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो एफडीआई आया है 2019 में, पिछले लगातार 3 सालों से यानी कॉन्जिक्यूटिवली 3 ईयर से सिंगापुर से आया है। पहले मॉरिशस से आता था लेकिन अभी सिंगापुर ने उसको सरपास कर दिया है, तो सिंगापुर से आया है। सेकंड जो मतलब सोर्स है इंडिया में मैक्सिमम एफडीआई का वो आपका है मॉरिशस। ठीक है, उसके बाद बाकी के बहुत सारे कंट्रीज है, यूएसए एंड रेस्ट ऑफ द अदर कंट्रीज है, बट मेन जो है वो सिंगापुर और मॉरिशस है। तो यहाँ से एफडीआई इंडिया में सबसे ज्यादा आता है। इट मीन्स इनकी जो कंपनीज है वो इंडिया में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लेके आती है।
फिर यहाँ पर मैंने एक डायग्राम दिया हुआ है एफडीआई का कि कैसे एफडीआई जो है वो इंडिया का एक अपर लेवल ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर स्टॉप कर देते हैं और बाकी के जो भी इसका फर्दर डिस्कशन रहेगा वो मैं आपको नेक्स्ट जो स्लाइड्स आएंगी उसमें डिस्कस करूंगी। जो भी आप लोगों के डाउट्स रहते हैं वो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन थैंक यू।